Hello students, this is lecture number 2 of your constitutional law series and जैसा कि हम पहले देख चुके हैं कि हमने यूनिट 1 को कल पहले लेक्चर में देखने का प्रयास किया था एंड वी डेल्ट विद द टॉपिक ऑफ प्रियम्बल। हमने कल उद्देशिका को पढ़ने का काम किया और यूनिट 1 जैसा कि आप जानते हैं मेनली डील्स विद द टॉपिक ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो आज हम फंडामेंटल राइट्स टॉपिक से बात की शुरुआत करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं और फंडामेंटल राइट्स की हिस्ट्री क्या है। इन दोनों पहलुओं को जानने का प्रयास करेंगे। तो फंडामेंटल राइट्स हमारे संविधान में एक इम्पॉर्टेंट प्लेस रखते हैं और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दे आर प्रोवाइडेड under part 3rd of Indian Constitution right from article 12 and going up to article 35। अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकारों का उपबंध किया गया है। तो सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार की शुरुआत कहाँ से होती है। तो मौलिक अधिकारों को लेकर सबसे पहले अगर हम मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स के शुरुआत की बात करें तो इनको लेकर बात सबसे पहले नेचुरल लॉ फिलॉसफी में होती है। नेचुरल लॉ फिलॉसफी के जो इम्पोर्टेंट थिंकर्स हैं वो चाहे ग्रीक पीरियड के रहे हों चाहे रोमन पीरियड के रहे हों, ऐसे कई थिंकर्स ने ये बात कही कि देयर आर सम राइट्स which are not restricted in boundaries, they are absolute in nature and they must be provided to every individual। कुछ ऐसे अधिकार हैं जिसको नेचुरल राइट्स कहा गया उस समय, जो किसी देश या भौगोलिक सीमा के अंतर्गत नहीं देखे जा सकते हैं और वो ऐसे राइट्स हैं जो सार्वभौमिक प्रकृति के हैं, दे आर यूनिवर्सल इन नेचर। तो मौलिक अधिकारों को लेकर, इस तरह के अधिकारों को लेकर बात नेचुरल लॉ फिलॉसफी में सबसे पहले की गई थी। लेकिन जो सबसे पहला रिटन एविडेंस मिलता है, लिखित प्रमाण मिलता है वो सबसे पहले मिलता है हमें इंग्लैंड में 1215 एडी में एक मैग्ना कार्टा डॉक्यूमेंट साइन किया गया था वहाँ के राजा के द्वारा। और उस समय वहाँ के राजा का नाम था किंग जॉन। और किंग जॉन की पॉलिसी से वहाँ के जो सिटीजन्स थे वो परेशान थे और उन्होंने वहाँ पर रिवोल्ट किया अपनी लिबर्टी को लेकर। और इस रिवोल्ट के नतीजे में ये हुआ कि वहाँ के राजा किंग जॉन को उनकी कुछ मांगों के आगे झुकना पड़ा और कुछ ऐसे राइट्स देने पड़े जो कि उन्होंने मांग की थी। जैसे कि किंग जॉन ये बात मानने को तैयार हो गए कि देयर वुड बी नो डिटेंशन विदाउट द ट्रायल, बिना विचारण के किसी को बंद नहीं किया जाएगा। तो इस तरह के कुछ और भी अधिकार थे जो मैग्ना कार्टा में दिए गए। तो पहला रिटन एविडेंस जो मिलता है वो मैग्ना कार्टा का मिलता है। इसीलिए हमारे फंडामेंटल राइट को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहा जाता है और फंडामेंटल राइट इज नोन एज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। तो ये सवाल ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में अक्सर पूछा जाता है, तो इसको आपको याद रखना है कि फंडामेंटल राइट्स आर कॉल्ड द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। तो सबसे पहला लिखित प्रमाण आपको एज अर्ली एज 1215 एडी में मिलता है। उसके बाद इंग्लैंड में ही अपने अधिकारों को लेकर प्रयास सिटीजन्स के जारी थे और बाद में 1628 एडी में हम पिटिशन ऑफ राइट्स भी देखते हैं। और पिटिशन ऑफ राइट्स उस समय के राजा किंग चार्ल्स को प्रेजेंट किया गया था, जिसके अंतर्गत ये मांग रखी गई थी कि जो सॉवरेनिटी है, जो संप्रभुता है, वो राजा से ट्रांसफर होके ब्रिटिश पार्लियामेंट में जानी चाहिए। और इसको लेकर काफ़ी सालों तक ब्रिटिश पार्लियामेंट में डिबेट होती है और फाइनली जो है इसको बिल ऑफ राइट्स के रूप में, इस पिटिशन ऑफ राइट को बिल ऑफ राइट्स के रूप में 1689 में पास किया जाता है।
तो इस तरह से आप देखेंगे कि इंग्लैंड में समय के साथ जो है ऐसे राइट्स को लेकर जो रिकॉग्निशन है वो देखने को मिलता है। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट जो डेट है या ईयर है वो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन का। फ्रांस ने एक डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स 1789 में एक डिक्लेरेशन इनेक्ट किया 1789 में, जिसके माध्यम से कुछ ऐसे नेचुरल राइट्स, कुछ ऐसे इनअलाइनेबल राइट्स को रिकॉग्नाइज करने का काम किया गया था। और इसी सिलसिले में आगे जाकर हमें यूएसए में एक बात देखने को मिलती है। यूएसए ने इसी स्पिरिट को फॉलो करते हुए 1791 में अपने संविधान में हालांकि पहले मूल संविधान में वहाँ पर फंडामेंटल राइट्स या नेचुरल राइट्स या कुछ ऐसे इनअलाइनेबल राइट्स को जगह नहीं दी गई थी, लेकिन इस स्पिरिट को फॉलो करते हुए 1791 में वहाँ पर बिल ऑफ राइट्स यानी द अमेरिकन्स इनकॉर्पोरेटेड द बिल ऑफ राइट्स इन 1791 इन द फॉर्म ऑफ फर्स्ट 10 अमेंडमेंट्स। वो जो बिल ऑफ राइट्स आए थे उनको फर्स्ट 10 अमेंडमेंट्स के फॉर्म में लाया गया था। तो इस इनकॉर्पोरेशन के बाद 1791 के बाद, और हमारा मौलिक अधिकार, हमारा फंडामेंटल राइट का भी जो सोर्स है ये आपको याद रखना चाहिए, वो बिल ऑफ राइट्स ही है अमेरिका का। तो इसके बाद बाकी देशों में भी, क्योंकि अमेरिका वाज द फर्स्ट कंट्री विच रिकॉग्नाइज द बेसिक ह्यूमन राइट्स इन इट्स कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में ऐसे अधिकारों को दर्जा देने का काम सबसे पहले अमेरिका करता है। इसके बाद अन्य देशों में भी ये डिमांड जो है, ये बात धीरे धीरे फैलती है, और उसके बाद हमारे देश में भी इसका प्रभाव पड़ता है। और हमारे देश में भी प्री इंडिपेंडेंस एरा से ही ये डिमांड शुरू हुई कि हमें भी कुछ ऐसे राइट्स हैं जो प्रोटेक्ट हमें भी ऐसे राइट्स मिलने चाहिए और उनका प्रोटेक्शन होना चाहिए। एज अर्ली एज 1895 इसका उदाहरण मिलता है, और 1895 को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल प्रेजेंट किया जाता है, जिसको बाद में स्वराज बिल ऑफ 1895 के रूप से नाम से भी जाना जाता है। तो शुरुआत हमारे यहाँ कुछ ऐसे अधिकारों को लेके 1895 में शुरू हो जाती है। उसके बाद 1924-25 में कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल की बात आती है। एनी बेसेंट ने इसको लाने का काम किया था, और वो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट्स को दर्जा मिला था उसी के तर्ज पर आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन में 1921 में कुछ ऐसे राइट्स थे जिनको इनकॉर्पोरेट किया गया था। उसी के तर्ज पर यहाँ पर भी 1924-25 में कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल के नाम से प्रस्ताव लाया गया कि ऐसे राइट्स को रिकॉग्नाइज किया जाए। उसके बाद ये सिलसिला आप आगे देखेंगे तो कांग्रेस ने 1927 के मद्रास अधिवेशन में ऐसे राइट्स को इनकॉर्पोरेट करने की बात की। उसके बाद मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक नेहरू कमेटी रिपोर्ट आई थी 1928 में। उसमें भी इस तरह के अधिकारों को रखने की बात की गई थी, ब्रिटिश सरकार से मांग की गई थी। उसके बाद कराची सेशन 1931 का, वहाँ पर भी ये मांग की जाती है। तो आप देखेंगे कि सिलसिला प्री इंडिपेंडेंस एरा से ही शुरू होता है। 1995, फिर 1924-25, उसके बाद 1927, फिर आप 27 में आप देखते हैं मद्रास अधिवेशन, फिर 28 में नेहरू रिपोर्ट देखते हैं, फिर 31 में कराची अधिवेशन होता है। हालांकि बाद में 1934 में एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने इन सिफारिशों को या इस डिमांड को खारिज कर दिया था, लेकिन आप ये देखते हैं कि मांग ज़रूर पहले से ही की जा रही थी। और इसीलिए जब हमारी संविधान सभा बनती है, आवर कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, व्हेन इट वाज फॉर्म्ड, द डिमांड फॉर फंडामेंटल राइट्स
वॉज गिवन इम्पोर्टेंस। फंडामेंटल राइट को लेकर जो है बातें बहुत डिटेल में की गई थी और सबसे ज़्यादा चर्चा भी फंडामेंटल राइट्स को ही संविधान सभा में इसकी चर्चा की गई थी। और इसीलिए एक एडवाइजरी कमेटी बनी थी सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में, जिसकी एक सब कमेटी थी फंडामेंटल राइट कमेटी, और उसमें डिटेल डिस्कशन किया गया कि कैसे अधिकार जो हैं हमारे मौलिक अधिकार के रूप में शामिल होने चाहिए। और उस पर जैसा मैंने कहा मेन सोर्स आप जानते हैं बिल ऑफ राइट्स, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन केवल अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं, उस समय जो आसपास इतिहास में घटनाक्रम हो रहा था, जैसे पोस्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो जापान का कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, या यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स होता है, या आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन का प्रभाव पड़ता है, इनके भी कुछ प्रभाव पड़े थे। मेन जो सोर्स था वो ज़रूर बिल ऑफ राइट्स है, लेकिन आप देखेंगे यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 के कई सारे राइट्स को डायरेक्टली हम लोगों ने इनकॉर्पोरेट करने का काम किया। तो इस तरह से फंडामेंटल राइट की यात्रा हमारे यहाँ पूरी होती है। तो आपको मेनली आपको 1215 से कैसे वर्ल्ड लेवल पर डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में लोगों के राइट्स को रिकॉग्नाइज करने की बात शुरू होती है, और उसके बाद ये यात्रा चलते 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 कैसे हमारे यहाँ संविधान सभा बनती है और संविधान सभा के द्वारा फंडामेंटल राइट्स को इनकॉर्पोरेट किया जाता है। शुरू में 7 कैटेगरीज ऑफ फंडामेंटल राइट्स को इनकॉर्पोरेट किया गया था, लेकिन बाद में 44th अमेंडमेंट के बाद जो 7 कैटेगरी में से एक कैटेगरी थी राइट टू प्रॉपर्टी, उसको लीगल राइट का दर्जा दे दिया गया, जो कि हम बाद में देखेंगे। तो इस यात्रा के बाद अब हम इस सवाल पर आते हैं, वी कम टू द क्वेश्चन दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फंडामेंटल राइट। आखिर फंडामेंटल राइट का अर्थ क्या है, मौलिक अधिकारों का अर्थ क्या है। तो अगर आपसे ये सवाल पूछा जाता है तो एक बात आपको सबसे पहले जान लेनी है कि द टर्म फंडामेंटल राइट हैज नॉट बीन डिफाइंड अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों को परिभाषित नहीं किया गया है। सॉरी, तो परिभाषित नहीं किया गया है, तो अब इसमें न्यायालय ने अपनी भूमिका निभाई और न्यायालय ने कुछ लैंडमार्क केसेस में इसकी इंपॉर्टेंस या इसकी डिफिनेशन को बताने का काम किया है। इसमें 2 केसेस आपको ज़रूर याद रखने हैं। उन 2 केसेस में एक केस का नाम है मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और दूसरा केस का नाम है एम नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। मेनका गांधी में फंडामेंटल राइट्स को डिफाइन करते हुए, उसकी इंपॉर्टेंस को बताते हुए ये कहा गया था कि फंडामेंटल राइट्स represent the basic values cherished by the people of this country. Fundamental rights represent the basic values cherished by the people of this country since the Vedic times, and they are calculated to protect the dignity of the individual and create conditions in which every human being can develop his personality to the fullest extent. मेनका गांधी केस में ये कहा गया कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो क्या करते हैं, कुछ बेसिक वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। ये ऐसे राइट्स नहीं है जो भारतीय सभ्यता के लिए बिल्कुल नए हैं, ये ऐसे बेसिक राइट्स हैं जो कि वैदिक काल से ही हमारे देश के लोग फॉलो करते आ रहे हैं। ये उसी को रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं। और दे आर कैलकुलेटेड टू, आगे क्या कहती है कोर्ट, कि दे आर कैलकुलेटेड टू प्रोटेक्ट द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल। ये क्या करती है, व्यक्ति के गरिमा को संरक्षित करने का काम करते हैं ये मौलिक अधिकार। और आगे फिर कहते हैं कि एंड क्रिएट एन इन्वायरमेंट, क्रिएट कंडीशंस, एक ऐसे वातावरण का निर्माण करते हैं जिसके अंतर्गत व्यक्ति अपने सर्वांगीण विकास की प्राप्ति कर सके। ये ऐसे राइट्स हैं, ऐसे बेसिक राइट्स हैं जो क्या कर रहे हैं, स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट के लिए, मोरल अपलिफ्टमेंट के लिए, इंटेलेक्चुअल अपलिफ्टमेंट का मौका दे रहे हैं व्यक्ति को समाज में। यानी ये राइट्स जो हैं, इंसान की जो जिंदगी है, द लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग मीन्स समथिंग मोर देन मियर एनिमल एग्जिस्टेंस। कई केसेस में
आप आगे देखेंगे जब मैं आर्टिकल 21 बताऊंगा, तो लाइफ को समझाते हुए कोर्ट ये कहती है कि मनुष्य का जीवन प्राणी मात्र का जीवन से तुलना नहीं की जा सकती। तो हमें कुछ ऐसे अधिकारों की ज़रूरत है जो कि हमारे स्पिरिचुअल डेवलपमेंट को, मोरल डेवलपमेंट को या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट को अवसर प्रदान कर सके। तो मेनका गांधी में कही गई बातें फंडामेंटल राइट्स की इंपॉर्टेंस को बताते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स के इंपॉर्टेंस को लेकर मेनका गांधी में ये कही गई बातें आपको याद रखना है। और भी कुछ बातें की गई थी मेनका गांधी में जिसको हम लोग फर्दर डील करेंगे जब हम आर्टिकल 21 पढ़ेंगे। अभी फिलहाल फंडामेंटल राइट की डेफिनेशन के लिए ये 2-3 बातें आपको याद रखनी है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट केस है, दैट इज A.K. गोपालन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। मेनका गांधी केस 1978 का है और A.K. गोपालन केस 2006-7 के बीच का है। तो एम नागराज केस में क्या कहा गया? एम नागराज केस में इसी की इंपॉर्टेंस को और आगे बढ़ाते हुए कहा गया कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं दे आर नॉट गिफ्ट फ्रॉम स्टेट टू इट्स सिटीजन्स। ये राज्य के द्वारा अपने नागरिकों को दिए गए उपहार नहीं है। ये जो राइट्स हैं उसमें आगे कहा गया एम नागराज केस में कि द इंडिविजुअल पजेसेस बेसिक ह्यूमन राइट्स। व्यक्ति जो है ऐसे कुछ मूलभूत मानवाधिकार को जन्म के साथ ही साथ लेकर आता है। द इंडिविजुअल पजेसेस बेसिक ह्यूमन राइट्स which are independently of any constitution and independently of any constitution by reason of the basic fact that he belongs to the human race। चूंकि वह मानव है, चूंकि वह मानव जाति को बिलोंग करता है, इसीलिए फंडामेंटल राइट्स जो हैं ये इंडिपेंडेंटली जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। यानी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं भी होता तो भी आपके कुछ ऐसे बेसिक राइट्स है जो रहते हैं। जीने का अधिकार, खाने का अधिकार, बोलने का अधिकार, ये क्या है? ये बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन की एग्जिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? फिर आगे नागराज केस में आगे भी बात कही गई कि ये जो फंडामेंटल राइट हैं इसके संदर्भ में कहा गया कि द कॉन्स्टिट्यूशन कन्फर्म्स द एग्जिस्टेंस ऑफ फंडामेंटल राइट एंड गिव्स देम प्रोटेक्शन। It does not confer the fundamental right, but it confirms the existence of fundamental right। ये मौलिक अधिकार को देता नहीं है बल्कि इसकी उपस्थिति को, इसके अस्तित्व को संरक्षित करने का काम करता है या इसको सुनिश्चित करने का काम करता है। तो ये उपहार नहीं है बल्कि ये व्यक्ति अपने कई सारे अधिकार जन्म के साथ ही अपने साथ लेकर आता है। तो ये 2 केसेस मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड द सेकंड इंपॉर्टेंट केस रिगार्डिंग द डेफिनेशन इंपॉर्टेंस ऑफ फंडामेंटल राइट इज एम नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये 2 केसेस आपको याद रखने हैं। और फंडामेंटल राइट्स विधिवत आर्टिकल 12 से शुरू होता है। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, आर्टिकल 12 से 35 तक हमारे फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। जो राइट्स की शुरुआत है, जो कैटेगरीज ऑफ राइट्स जब आप पढ़ते हैं कि 6 कैटेगरीज के राइट्स हैं, तो वो आर्टिकल 14 से शुरू होते हैं। लेकिन आर्टिकल 12 से फंडामेंटल राइट की शुरुआत होती है। उसका कारण ये है कि ये फंडामेंटल राइट का चैप्टर सिर्फ उन राइट्स को नहीं बताता है, इट नॉट ओनली इनकॉर्पोरेट्स और प्रिस्क्राइब्स द राइट्स गिवन टू द इंडिविजुअल, बट इट ऑल्सो provides the organization or mentions the organization against whom the fundamental rights can be exercised or is made enforceable। तो ये सिर्फ 12 से 35 का जो चैप्टर है ये सिर्फ मौलिक अधिकारों की बात नहीं करता बल्कि ये भी बताता है कि मौलिक अधिकार किसके खिलाफ इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ऐसी कौन सी इकाई है, कौन सी यूनिट है जिसके खिलाफ इस्तेमाल किए जा सकते हैं? तो हम देखते हैं कि ये स्टेट के खिलाफ इस्तेमाल किए जाएंगे। अनुच्छेद 12 में हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि ये जो फंडामेंटल राइट हैं ये किसके खिलाफ इस्तेमाल किए जाते हैं। तो अगली क्लास में स्टेट की मीनिंग को हम देखने का प्रयास करेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय स्टेट,
और उसके साथ साथ ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि समय के साथ स्टेट की मीनिंग में कैसे चेंजेस आए हैं। स्टेट की वो मीनिंग नहीं है जो हम आमतौर पे समझते हैं। स्टेट का मतलब हम क्या समझते हैं, स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ये मीनिंग फंडामेंटल राइट के आर्टिकल 12 में नहीं है। और हम देखेंगे कि आखिर में 12 क्या कहता है। लेकिन 12 को जानने से पहले ये जानना हमारे लिए ज़रूरी था कि व्हाट डज फंडामेंटल राइट मीन, फंडामेंटल राइट की मीनिंग क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है और इसका इतिहास क्या है। और जैसा मैंने कहा कि 12 में हम ये भी जानेंगे कि ये किसके खिलाफ इस्तेमाल होते हैं, स्टेट की ज़रूरत क्यों है अनुच्छेद 12 में। तो ये कुछ ऐसी बातें थी जिसको आज के लेक्चर में कवर करना था। अगले लेक्चर में हम लोग आर्टिकल 12 से चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू। अगले लेक्चर में चैप्टर आर्टिकल 12।